ओके जी, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली जो टेक्निकल नॉलेज का तीसरा बड़ा नॉलेज है, तीसरा बड़ा कंपोनेंट है, जिसे हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ये क्या होती है, आज ये हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि सप्लाई के जो जोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, और जो डिमांड के जोन्स हैं वो हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक मिसाल देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा फॉरेक्स ट्रेडिंग की ओवरऑल फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है इसके बारे में आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, ये आप यूं समझ लें कि ये एक गेम है नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूं ताकि बात की समझ आ जाए, ठीक है तो बड़ा बिजनेस है, ये ट्रेडिंग का एक बड़ा बिजनेस है दुनिया का। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक गेम की तरह है। क्यों? जिस तरीके से किसी भी स्पोर्ट्स की गेम के अंदर दो टीम्स होती हैं, जो मुकाबला होता है वो मैच होता है, वो दो टीमों के दरमियान में होता है, ठीक है। टीम ए या टीम वन कह लें, और वर्सेस टीम टू। किसी भी दुनिया की स्पोर्ट्स को आप देख रहे हैं तो वो दो इंडिविजुअल्स या दो टीमों के दरमियान में मुकाबला होता है, टीम टू, ठीक है जी। अच्छा, कोई भी जो मैच है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स का कोई भी गेम है या मैच है, उसके शुरू होने से पहले आपको 100% यकीन नहीं होता कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। बल्कि जैसे ही मैच शुरू होता है, मैच थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, तो दोनों टीमों में से जो टीम बेहतर परफॉर्म कर रही होती है, तो उसके चांसेस जीतने के हमें ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम, जब तक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, मैच का टाइम खत्म नहीं होता, हम 100% यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच जीतेगी, ठीक है। लेकिन जो फॉरेक्स की गेम है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। किस तरीके से कि जो फॉरेक्स के अंदर जो टीमें हैं बेसिकली वो भी दो ही होती हैं। किस तरह से जी, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि फॉरेक्स में बी बेसिकली दो ही टीमें होती हैं, टीम ए और टीम बी, ठीक है जी। यहां तक तो ये, क्योंकि ये मुकाबला फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी दो टीमों के बीच में है, तो इसलिए ये भी एक गेम की तरह है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स की गेम में मैच शुरू होने से पहले हमें ये नहीं पता होता, 100% यकीन नहीं होता कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम आज के मैच में जीतेगी, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में हमें पहले से पता होता है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी। वो कैसे? ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूं आपको। देखें, जो टीम ए है ना, इसके अंदर पूरी दुनिया से मेरी मेरे और आपकी तरह के करोड़ों की तादाद में, करोड़ों छोटे छोटे ट्रेडर्स शामिल होते हैं टीम ए में। इसमें किसी का $10 का अकाउंट भी है, ठीक है, वो भी इसी टीम का हिस्सा है। किसी का $1000 का है, किसी का $1,00,000 का है, किसी का $10 लाख का अकाउंट है।
ठीक है, तो ये सारे छोटे गरीब लोग हैं, ठीक है, छोटे अकाउंट्स वाले। तो ये सारे के सारे पूरी दुनिया के जितने फॉरेक्स के ट्रेडर होते हैं वो बेसिकली आप यूं समझ लें कि टीम ए का हिस्सा होते हैं। इस टीम ए का जो नाम है फॉरेक्स में, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स। तो ये टीम ए जो है, ये रिटेल ट्रेडर्स की टीम है। रिटेल ट्रेडर का मतलब छोटे ट्रेडर, यानी छोटे, किसी का अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख डॉलर का अकाउंट भी है ट्रेडर का, तो वो भी छोटा ही ट्रेडर कहलाएगा, बड़ा ट्रेडर नहीं कह सकते हम उसे, ठीक है, फॉरेक्स को सामने रखते हुए। लेकिन इसमें करोड़हा लोग हैं पूरी दुनिया से, ठीक है जी। एक तरफ तो ये टीम है। अब जो दूसरी टीम है, इसमें टीम बी में पूरी दुनिया से, इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें बहुत थोड़े से लोग होते हैं। पूरी दुनिया से सिर्फ चंद हजार लोग और कंपनियां, जिनमें बैंक्स और फंड्स शामिल हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। पूरी दुनिया से सिर्फ चंद हजार, ठीक है, लोग और कंपनियां शामिल होती हैं, शामिल हैं। वो टीम बी का हिस्सा है। लेकिन हम इस टीम बी को जो नाम देते हैं फॉरेक्स की दुनिया में, वो नाम हम देते हैं स्मार्ट मनी का। SMART, स्मार्ट मनी। और इसी को थोड़ा सा, यानी वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी गलत लैंग्वेज में इसको माफिया भी कहते हैं। माफिया, फॉरेक्स के अंदर माफिया, ठीक है। असल नाम इसका स्मार्ट मनी है और इसी को माफिया भी कहते हैं। माफिया से मुराद पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं कि, अच्छा। अब याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो टीम हमेशा जीतेगी, ठीक है, मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स की जो गेम है, ये ऐसी गेम है, ये ऐसा मैच है कि इसमें हर किसी को पहले से ही, मैच शुरू होने से पहले पता होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, विनर कौन सी टीम होगी। तो फॉरेक्स की जो हमेशा की विनर टीम है ना, वो ये है जी, टीम बी। ऑलवेज विनर, ऑलवेज विनर। ये कभी भी हार नहीं सकती। हारने का मुराद, ये टीम कभी भी नुकसान नहीं करती, ठीक है। वक्ती तौर पे थोड़ा सा नुकसान होता है इनको थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही नुकसान इनके बहुत बड़े प्रॉफिट में बदल जाता है, ठीक है। तो फिर जो टीम हारती है, जिस टीम के लोग ज्यादातर नुकसान करते हैं, वो कौन सी टीम है? वो ये टीम है बेचारी, ये वाली, ठीक है, जिसमें मैं और आप शामिल हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि देखें ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये बेसिकली इस एग्जाम्पल से आपको समझ लगेगी कि पूरी दुनिया में जो फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं, उनकी दो किस्में होती हैं। एक वो फॉरेक्स ट्रेडर होता है जो टीम ए का हिस्सा है, उसका जहन कैसे काम कर रहा होता है, वो कैसे सोच रहा होता है, वो अपने डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहा होता है, यानी वो क्या क्या गलतियां कर रहा होता है और क्यों कर रहा होता है। और जो टीम बी के ट्रेडर हैं, वो किस तरह से सोच रहे होते हैं, उनका जहन ट्रेडिंग को कैसे देख रहा होता है, और उनके जो डिसीजंस होते हैं बाय और सेल की, ट्रेड लेने के, ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करने के या लॉस में क्लोज करने के, वो किस तरीके से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझ लगेगी। दो मुख्तलिफ किस्म की दुनिया के ट्रेडर्स हैं, ठीक है। एक छोटा ट्रेडर और एक बहुत बड़ा ट्रेडर, और दोनों का जो ट्रेड करने का तरीका कार है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आपको महसूस होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, तो आप यकीन करें कि आपको ट्रेडिंग को समझने में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी होती है ना, ट्रेडिंग की जो नफ्सियात होती है, ठीक है, उसको आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की पोजीशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं अगले पेज के ऊपर इसको मजीद इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये है टीम ए, और ये इधर है टीम बी।
इसमें है करोड़ों लोग, ठीक है जी, करोड़ों लोग पूरी दुनिया से। और इसमें है चंद हजार लोग, वो 5,000 हो सकते हैं, 10,000 लोग हो सकते हैं, और लोग और कंपनियां मिला के, ठीक है, चंद हजार, चंद हजार लोग और कंपनियां, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपसे बताया कि ये वाली जो टीम है ये ऑलवेज विनर है, ठीक है, ऑलवेज विनर, हमेशा ये प्रॉफिट में जाती है, ऑलवेज विनर। क्यों? इसकी वजह ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितना भी पैसे की ट्रेड होती है ना एक दिन में, फर्ज करें कि एवरेज तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, एक दिन में 7,000 से 8,000 जो बिलियन डॉलर, अरब डॉलर की बात हो रही है, बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड होती है, ठीक है, इसमें से, इस 7 से 8 हजार बिलियन डॉलर्स में से यूं समझ लें कि तकरीबन 75 से 85% का जो पैसा होता है ना, वो इस टीम बी के लोगों का और कंपनियों का होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिस तरफ ये लोग ज्यादा ट्रेड लगाएंगे मार्केट उधर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो जितना भी फॉरेक्स ट्रेड में पैसा लगता है एक दिन में, जितनी की भी बाइंग और सेलिंग होती है, उसका सिर्फ 15 से 25% जो पैसा होता है वो इन सारे करोड़ों लोगों का सबका पैसा मिला के इतना बनता है, ठीक है। ये 25% मैंने ज्यादा लिख दिया है, वैसे ये तकरीबन 80 to 85% तक जाता है, लेकिन चले मैंने एवरेज लिख दी है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक तरफ एक आदमी है जिसके पास है 75 रुपए से 85 रुपए, ठीक है जी, दूसरी तरफ एक आदमी है जिसके पास है 15 से 25 रुपए। तो ज्यादा बड़ा ऑर्डर कौन सा टीम ले सकती है? ये वाली, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो मार्केट किधर मूव करेगी? जिस तरफ ज्यादा पैसे की ट्रेड लगेगी। अगर बाय की किसी पेयर में ट्रेड का वॉल्यूम ज्यादा लग गया तो मार्केट बाय पे निकल जाएगी। अगर सेल की जो ऑर्डर हैं ज्यादा लग गए किसी एक पेयर में, तो मार्केट सेल हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड है ना, ये तो आप पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। सप्लाई और डिमांड किसे कहते हैं? कि जिधर सेलर ज्यादा हो जाएंगे उसे सप्लाई कहते हैं, मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाती है। और डिमांड का मतलब होता है बायर, सप्लाई का मतलब होता है, सप्लाई का मतलब सेलर, सेलर्स, ठीक है। अगर सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइस नीचे चली जाएगी। और डिमांड का मतलब होता है टोटल जो बायर्स हैं, बाय के ऑर्डर्स वाले, अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, और अगर सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें कि ये सप्लाई और डिमांड कौन क्रिएट कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से? ये वाले लोग, जिसको टीम बी कहते हैं, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो इसलिए ये टीम हमेशा विनर होती है। अच्छा, एक बात तो ये होगी। अब अगली बात ये, अब देखिएगा कि इसमें जितने भी लोग हैं ना इस टीम बी में, वो किसी का 1 बिलियन डॉलर का फंड है, ठीक है, 1 अरब डॉलर, या कुछ मिलियन डॉलर, 100 200 300 मिलियन डॉलर का फंड है, छोटे से छोटा जो अकाउंट भी होता है। और कुछ ऐसे हैं जिनके मल्टी बिलियन डॉलर्स अकाउंट्स होते हैं, जिस तरह से बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके 5 5 10 10 अरब डॉलर के अकाउंट होते हैं। तो ये मल्टी बिलियन डॉलर्स के अकाउंट्स होते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास या मेरे पास 500 मिलियन डॉलर भी हो, ठीक है, तो क्या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग खुद करूंगा? या 1 अरब डॉलर हो आपके पास, आप में से किसी में से, तो आप खुद ट्रेड करेंगे? नहीं। आप इसको ऐसे देख लें कि पाकिस्तान में कितने बैंक हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो अगर कोई बैंक फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगा तो क्या बैंक का जो मालिक है वो खुद करेगा? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो उसके वो ट्रेड नहीं करना चाहेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि वो दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं वो उनकी उनकी तलाश करेगा,
उनमें से चंद एक को जो है वो फिल्टर करके वो सिलेक्ट करेगा, अपॉइंट कर लेगा, उनको बड़ा हैंडसम पैकेज ऑफर करेगा और उनको कहेगा कि भाई आप क्योंकि बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए या मेरी कंपनी के लिए या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ट्रेड करें। तो मुझे आप एक बात बताएं कि जो ये जितने भी लोग हैं टीम बी के, मैं आगे अब चले थोड़ा सा साफ लिखता हूं यहाँ पे, अब देखिएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिफरेंट कैसे है। ये है जी टीम ए और ये है टीम बी। अब आप देखिएगा कि मैंने आपसे कहा कि ये वाली जो टीम है ये ऑलवेज विनर है। ऑलवेज विनर क्यों है? पहली बात ये कि इनके पास फंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, 75 to 85% टोटल जो पैसा लगता है फॉरेक्स में, उसका सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। ठीक है। और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि ये लोग खुद ट्रेड नहीं करते। ये लोग यानी कंपनीज या बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये लोग खुद ट्रेड नहीं करते, बल्कि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स इनके लिए ट्रेड करते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, अब इसके मुकाबले में आप देखें कि जो टीम ए है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, ठीक है, हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? हमारा पहला प्रॉब्लम यह है कि हमारे अकाउंट बहुत छोटे हैं। हमारे अकाउंट में पैसा बहुत कम है, टीम बी के मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नेगेटिव, कि हम खुद ट्रेड करते हैं। अब देखिएगा फर्क। ठीक है। अच्छा, इधर इस टीम का एक और पॉइंट लिखते हैं कि जो बेस्ट ट्रेडर होगा दुनिया का, तो वो तुक्के पे ट्रेड तो नहीं करेगा ना, उसके पास दुनिया का बेस्ट ट्रेडिंग का नॉलेज होगा, वो एक्सपर्ट होगा, उसकी काफी सालों का तजुर्बा होगा। ठीक है। तो फिर वो तुक्के पे ट्रेड नहीं लेगा, बल्कि ये जो ट्रेडर होता है ये बहुत कम ट्रेड लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये दिन में 10 20 30 ट्रेडें ले लें। ठीक है, बाज औकात ये कई कई दिनों में एक ट्रेड भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जब तक उनको उनकी मर्जी के मुताबिक सही आइडियल ट्रेड नहीं मिलेगी, उस वक्त तक वो ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। ठीक है, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड ट्रेडर्स हैं, और उनको जो सुपरवाइज करने वाले लोग हैं, जो ऊपर से उनकी ट्रेडिंग को देख रहे होते हैं, वो फिर उनको हर वक्त वॉच भी कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पैकेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो कभी भी तुक्के के ऊपर या ऐसी जगह से ट्रेड नहीं लेंगे जिसको वो जस्टिफाई ना कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके मुकाबले में ये जो ग्रुप है, ठीक है, टीम ए वाला, ये इसमें से ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो एक दिन में एक दिन में कई कई ट्रेड्स लेते हैं जी। और उसमें से अक्सर ट्रेडें जो होती हैं, अक्सर ट्रेडर्स की वो तुक्के की ट्रेडें होती हैं। वो इस मफरूजे पे होती हैं कि अब क्योंकि प्राइस काफी गिर गई है नीचे, अब इसको ऊपर जाना चाहिए, चली जाएगी, बस खरीद लो। ठीक है। या किसी चीज की प्राइस काफी ऊपर चली गई है, तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब तो ये वापस आएगी ना नीचे, तो खरीद लो, सेल कर लो। नीचे से नीचे गिरी तो बाय कर लो, ऊपर गई तो सेल कर लो। ठीक है, तो वो 50-50 वाले फार्मूले पे चलते हैं, यानी कि तुक्के वाली ट्रेड। ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से आपको सम अप कर देंगी कि इस टीम ए के जो ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही होती है, माइंड साइंसेस कैसे काम कर रही होती हैं, और टीम बी के लोग अगर विनर हैं तो वो क्यों हैं, उसके पीछे ये खुसूसियात हैं उनकी। अच्छा, इसके अलावा कि जो टीम बी है, ठीक है, ये अगर ये जो टीम बी है ना, ये
जो जितने भी ट्रेडर हैं, ये ट्रेडर्स स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बगैर ट्रेड नहीं करते। नहीं करते क्यों? इसलिए कि उनका टारगेट होता है मंथली का या वीकली टारगेट होता है। तो वो एक ट्रेड भी अगर उनकी सही जगह से हफ्ते में उनको मिल जाए ना, ठीक है, तो वो उनका बाजुकात महीने का टारगेट पूरा कर देती है। तो वो ये कहते हैं कि हमारी ट्रेड, पहली बात है कि वो गलत जगह से ट्रेड में इंटर नहीं होते। जिस जगह से वो बेस्ट पॉसिबल जगह से नॉलेज के मुताबिक ट्रेड में इंटर होते हैं, तो वहां से फिर उस ट्रेड के नुकसान में जाने के चांसेस कम होते हैं, प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी वो रिस्क वहां से भी नहीं लेते, वो वहां से भी स्टॉप अपनी ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस भी लगाते हैं और टेक प्रॉफिट टीपी भी लगाते हैं। लेकिन उनकी जो स्टॉप यानी कि जो स्टॉप लॉस की और टीपी की जो रेशो होती है, जिसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, जिसको ट्रिपल आर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब नुकसान, टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट, रेशो का मतलब तनासब, ठीक है। वो उनका यानी कि उनका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, अगर उनकी कोई भी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होगा तो नुकसान थोड़ा होगा, और अगर टीपी हिट हो जाए तो नुकसान कम से कम 3-4 गुना होता है, ठीक है। अगर नुकसान 1 गुना हुआ है स्टॉप लॉस हिट होने पे, तो अगर टीपी हिट होती तो उनका जो प्रॉफिट होना था वो कम से कम 3 गुना या 4 गुना होना था, ठीक है। ये ट्रेडर ज्यादातर 2 गुना वाली ट्रेड भी नहीं लेते प्रॉफिट वाली। तो इनका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होता है वो कम से कम 1:3 और 4 होता है, या कम से कम 1:3 तो लाजम होता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि आइडियल ट्रेड पकड़ते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके मुकाबले में आप देखें कि जो ये वाला टीम ए वाले लोग हैं ज्यादातर, जिसमें मैं और आप शामिल हैं, हम लोग ज्यादातर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इसका नुकसान क्या होता है, ठीक है, कि अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए तो हम थोड़े से प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो जाए तो हम लोग, हमारा दिल जो है हमें अपनी ट्रेड को थोड़े नुकसान पे काटने से रोक देता है। क्यों? हमारा दिल कहता है नहीं नहीं, ये नुकसान वापस आप पूरा हो जाएगा, अभी वापस मुड़ेगी, अभी प्रॉफिट में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट है $1000 का, मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपने एक ट्रेड ली 0.01 की, ठीक है, उसका नुकसान हो गया $5 माइनस। अब नॉलेज ये कह रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए नुकसान में, इसका एसएल यहाँ पे लगा होना चाहिए था ताकि हिट हो जाए। लेकिन हमारा दिल क्या कहता है कि नहीं यार, ये $5 नुकसान हो जाएगा, नहीं वो वापस मुड़ेगी, ठीक है, ये थोड़ी देर में प्रॉफिट में आ जाएगी, मैं मुझे पता है ना वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो ये $5 का नुकसान है, थोड़ी देर के बाद क्योंकि हम $5 के नुकसान पे ट्रेड क्लोज नहीं कर पा रहे, हम $5 के नुकसान पे क्लोज नहीं कर पा रहे ट्रेड को। तो जब यही नुकसान थोड़ी देर के बाद $10 होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसको क्लोज करेंगे? अब नुकसान में सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो नुकसान ही ज्यादा हो गया, अभी तो वापस आ ही जाएगी, अभी तो काफी मेरे खिलाफ चलेगी, और कितना जाएगी मेरे खिलाफ, ठीक है। और इसके साथ अच्छा ये होता है कि थोड़ी देर के बाद ये नुकसान बढ़ के $20 होगा, थोड़ी देर के बाद ये $30 होगा, $50 होगा। अब देखें जिनके छोटे अकाउंट्स हैं वो तो इसी में ही उड़ जाएंगे बेचारों के, ठीक है। तो अब अगर मैं ट्रेड क्लोज करूंगा तो बहुत ज्यादा नुकसान पे क्लोज करूंगा, ठीक है। और अच्छा, अब ये ट्रेड
मेरी ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी जाएगी तो थोड़े से प्रॉफिट पे, बाज़ औक़ात $1-2 के प्रॉफिट पे मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इस खौफ से कि कहीं ये वापस नुकसान में ना चली जाए। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड प्रॉफिट में जाती है वो तो हम इंतहाई थोड़े प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, यानी रिवार्ड हमारा बहुत थोड़ा होता है। और अगर नुकसान में जाए तो या तो हम थोड़े नुकसान में क्लोज ही नहीं करते, अगर क्लोज भी करें तो वो काफी ज्यादा नुकसान में इंतजार कर करके जब हमें पता चलता है कि नहीं अब तो ये अकाउंट ही उड़ने वाला है तो अब चलें थोड़े से पैसे तो बचा लें। ठीक है, तो इसके मुकाबले में हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो उल्टा है। ठीक है, तो उसको लिखने का ही आप देख लें कि वो लोग अगर नुकसान हो तो 1% होता है, प्रॉफिट हो तो 30 कम से कम 3% होता है। हमारा जो है वो उल्टा इस तरह से है कि हमारा नुकसान वो होता है 3 से 4% या गुना। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो तो वो हम बाजुकात 1% से भी कम लेते हैं, 1% से बहुत कम। तो हमारी रिस्क और रिवार्ड रेशो की तरतीब देख लें कितनी खतरनाक होती है फिर। और इसमें भी हम एक और गलती करते हैं कि एक ट्रेड हमारी नुकसान में जा रही है, बजाय इसके कि इसको क्लोज करें हम वहां से एक और ट्रेड ले लेते हैं कि नहीं नहीं अब तो ये वापस जाएगी ना, वो भी और नुकसान में गई, नीचे से हम एक और ट्रेड ले लेंगे कि नहीं नहीं अब ये ले ले। वो क्या होता है कि अगर एक ट्रेड लगी रहती तो उसने शायद 2-4 दिन 5 दिन लगा देने थे वापस आने में, लेकिन अब हमने 2-3-4 ट्रेडें और भी ले ली हैं तो अब कंफर्म कर दिया है हमने कि नहीं अब हमने खुदकुशी करनी ही करनी है। तो अब आप देखें, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देना था, ठीक है, समझने के लिए कि अब आप देखें कि फिर ये सारी चीजें जो खसूसियात हैं टीम बी के जो ट्रेडर हैं उनकी भी और टीम ए के जो ट्रेडर हैं उनकी भी, इनको सामने रखें तो ये जो टीम बी के ट्रेडर हैं ना, इनका माइंड हर वक्त फ्रेश होता है। किस तरह से? उनकी सैलरी है, उनका पैकेज है, उन्होंने टारगेट के ऊपर काम करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमने जो ट्रेड ली है अपने नॉलेज के मुताबिक सही जगह से ली है, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। अगर वो ट्रेड नुकसान में जाए, नुकसान में तो जा सकती है ना कोई भी ट्रेड, याद रखिएगा कि फॉरेक्स का कोई आदमी जिसको 50 साल भी हो गए ना ट्रेड करते हुए, कोई आदमी ये कहता है जी कि मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर है ही नहीं दुनिया में, वो भी ये बात नहीं कह सकता कि 100% यकीन से वो भी नहीं आपको कह सकता कि ये यहाँ से ऐसे ही होगा। तो आपने भी इस तरह से कभी भी नहीं सोचना। ठीक है, ये जो नॉलेज आप सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, पुराने क्यों ना हो जाएं, ये नॉलेज हमें सिर्फ ये मदद करता है कि बेस्ट जगह कौन सी है ट्रेड लेने के लिए बाय या सेल की, और बेस्ट जगह कौन सी है नुकसान से निकल जाने, थोड़े नुकसान में ट्रेड से निकल जाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कभी भी नॉलेज ये नहीं बताता कि अब हमारी ट्रेड 100% जो है वो प्रॉफिट में जाएगी। 100% वाली कहानी फॉरेक्स में है ही नहीं। फॉरेक्स में होती है 70 से 80% या 90% की प्रोबेबिलिटी कि ट्रेड प्रॉफिट में जा सकती है। 10 से 20% आपने हमेशा जहन में रखना है, हर ट्रेड आपकी बगैर किसी वजह के नुकसान में जा सकती है। तो ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको अभी तक टेक्निकल नॉलेज बताया है वो कौन सा है जी? पहली चीज हमने जो सीखी थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल, सीधे लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स। ठीक है, सीधे स्ट्रेट लेवल्स, एक ये। और दूसरी चीज जो हमने सीखी, प्राइस एक्शन यानी चैनल फॉर्मेशन। और तीसरी चीज जो रह गई है जो आज मैं शुरू कर रहा हूं वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। जो ये वाले ट्रेडर है ना, ठीक है, टीम बी वाले, ये क्या करते हैं कि ये इन तीनों नॉलेजेस को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं जी। इन तीनों नॉलेजेस को कंबाइन करके, और इसके साथ वो चौथी चीज जो मिलाते हैं वो देखते हैं न्यूज का नॉलेज। न्यूज को भी, वो भी हमारा एक टॉपिक रहता है, वो आगे आ जाएगा, वो भी न्यूज को भी देखते हैं, उसको भी साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत कामयाब होते हैं। इसलिए
एक तो यह है कि उनको पता है कि उनकी ट्रेड जो है नुकसान में, अगर एक ट्रेड नुकसान में कटी है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो जो एक प्रॉफिट में जाएगी वो उनकी 3-4 ट्रेडों का वो पूरा कर देगी प्रॉफिट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। आज देखें, अब हम क्योंकि सप्लाई और डिमांड का जो कंसेप्ट है वो शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सप्लाई एंड डिमांड को समझने के लिए हमने कुछ चीजें समझनी है। पहली चीज कि इसमें एक लफ्ज हम यूज करेंगे, रैली। ठीक है जी, और एक लफ्ज हम यूज करेंगे, ड्रॉप, और एक लफ्ज हम यूज करेंगे, बेस। सप्लाई और डिमांड जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम 3 अल्फाज बार बार इस्तेमाल करेंगे। एक रैली, ठीक है जी, इसको उर्दू में मैं ऐसे रैली कर ले, ठीक है। और दूसरा ड्रॉप, और तीसरा बेस। ये लफ्ज हम 3 अल्फाज हम यूज करेंगे। अच्छा, अब रैली किसे कहते हैं? सिंपल है कि जब भी एक या एक से ज्यादा कैंडल्स ग्रीन कलर की बने, ठीक है, और जिसमें एक कैंडल ये ग्रीन कलर की बनी, उसकी शक्ल चाहे कैसी भी हो, और उस कैंडल से ऊपर एक और कैंडल बनी, ठीक है। अब ये 2 कैंडल्स क्या बता रही है हमें? कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है ना, कि इस कैंडल ने बता दिया कि प्राइस ऊपर गई, और अगली कैंडल ने बताया कि पिछली कैंडल से मजीद ऊपर प्राइस गई। ठीक है, तो चाहे ये अकेली कैंडल भी हो, ग्रीन कैंडल, चाहे अकेली कैंडल हो, या एक से ज्यादा कैंडल्स, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, या उससे ज्यादा हों, जब तक ये ग्रीन कैंडल्स ऊपर जाती जाएंगी, ठीक है, हम कहेंगे कि ये प्राइस रैली कर रही है। हम क्या कहेंगे? ये जो कैंडल्स हैं, प्राइस या कैंडल्स रैली कर रही हैं। तो समझ लगी आपको कि एक या एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल्स जहां पे भी हमें चार्ट पे नजर आएंगी, हम कहेंगे कि ये कैंडल्स रैली कर रही हैं, यानी प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। सिंपल है। अच्छा, ड्रॉप किसे कहेंगे जी? हम ड्रॉप कहेंगे उस वक्त जब एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल्स जब नीचे रेड कलर की बने और जो बताएं कि प्राइस अब नीचे जा रही है, ठीक है, तो ये एक कैंडल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, या इससे कई ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मकसद ये कि ये ड्रॉप हो रही है प्राइस, यानी नीचे जा रही है, गिर रही है प्राइस, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि प्राइस या कैंडल्स जो हैं ड्रॉप कर रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं या कर रही हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब एक तीसरा लफ्ज है जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, तीसरी, बेस की, लफ्ज बेस की, सप्लाई और डिमांड के अंदर। जब कहीं पे एक या एक से ज्यादा कैंडल्स कुछ इस तरीके से बने कि वो उनको देख के ऐसा लगे कि ना तो प्राइस ऊपर जा रही है, ना ही प्राइस ज्यादा नीचे जा रही है। ठीक है, वो एक कैंडल भी हो सकती है या एक से ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखें, ये मैंने 4 कैंडल्स बनाई आपके सामने, तो इन चारों कैंडल्स को देख के
इसमें चाहे एक कैंडल है, दो कैंडल्स हैं, तीन हैं, चार हैं, चारों कैंडल्स को देख के क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है? नहीं। हम ये कह रहे हैं, कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर तो कोई नहीं जा रही, अलबत्ता एक बेस जरूर बन रही है। बेस का मतलब होता है बुनियाद, ठीक है, कि एक बुनियाद बन रही है, उसको हम बेस कहेंगे। तो इसको हम इंग्लिश, सॉरी, उर्दू में इसकी फिर तारीफ या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब एक या एक से ज्यादा कैंडल्स एक ही जगह पे रुकी हुई नजर आए, या ये मैंने गलत लिख दिया है, एक ही जगह पे रुकी तो हर नहीं रोती ना कैंडल, प्राइस तो चल रही होती है ना। कैंडल्स ना ज्यादा ऊपर जाएं और ना ही रैली करें और ना ही ड्रॉप करें, तो उसको हम बेस कहेंगे। हम कहेंगे कि ये कैंडल्स बेस बना रही हैं। जब एक या एक से ज्यादा कैंडल्स ना ज्यादा रैली करें और ना ही ड्रॉप हों, तो हम कहेंगे कि कैंडल्स बेस बना रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन तीनों मिसालों में ये जो तीन मैंने बातें लिखी हैं, इसमें देखें मैंने, ये अकेली कैंडल भी हो सकती है और एक से ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं। ये बात यहां तक आगे की समझ। अच्छा, आप में से कुछ लोग बीच में कोई मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि जब मेरा भी सेशन खत्म होगा ना, मैं आपको मौका दूंगा, आप अपने माइक ओपन कीजिएगा, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, अपना क्वेश्चन आप नोट कर लें, लिख लें, ठीक है, ताकि बीच में क्वेश्चन का फायदा नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा आगे चलें तो आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, असदक भाई मैं एक जूम सेशन में हूँ। मैं फ्री होके आपको वो भी एड्रेस देता हूँ, बिल्कुल है जो मेरा है ना बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है, वो मेरा प्रीवियस एड्रेस है, ठीक है, तो वो आपको मैं देता हूँ जी वो भी। बल्कि इफ़ यू डोंट माइंड, यू हैव माय बैंक स्टेटमेंट विद यू, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो। ओके जी। तो ये है जी तीन जो वर्ड्स हैं, ठीक है, हम बार बार यूज करेंगे सप्लाई एंड डिमांड में, ठीक है, तो इनको समझना जरूरी है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां पे भी आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आए, आप कहेंगे कि ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है प्राइस रैली कर रही है। जहां पे आपको रेड कैंडल्स नजर आए, एक या एक से ज्यादा, आप कहेंगे कि ये प्राइस नीचे जा रही है, क्योंकि वो कैंडल्स आपको बता रही हैं कि कीमत नीचे गिर रही है। और इसी तरीके से जहां पे प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है ज्यादा, वो रुकी हुई है एक जगह पे, चाहे एक कैंडल है चाहे एक से ज्यादा कैंडल्स हैं, तो आप कहेंगे कि ये बेस बना रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम अगर यहां से आ जाएं अपने चार्ट के ऊपर, बल्कि तो चले मैं आगे थोड़ा सा आगे चलाता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, ये सामने रखें, और दूसरी बात ये कि ये भी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई और डिमांड में के कंसेप्ट में चार तरह की मूवमेंट्स होती हैं। कैंडल की चार तरह की, और डिमांड में कैंडल्स की
4 तरह की मूवमेंट होती है जी, टोटल 4 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये भी समझ लें जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले। वो 4 तरह की मूवमेंट कौन सी है कि पहली है जी, फर्ज पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली है, फर्ज करें कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, प्राइस कर रही है रैली। पहले रैली की प्राइस ने, ठीक है, उसके बाद प्राइस रुकी और उसने बनाई बेस। ठीक है, और उसके बाद बेस बनाने के बाद फिर प्राइस ने रैली करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कैंडल्स किस तरह से आपको नजर आएंगी, ये सामने में देखें। ये फर्ज करें ये एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी कैंडल ऊपर, ये इस तरह से। ठीक है, ये रैली हुई प्राइस। फिर उसके बाद कुछ कैंडल्स, चाहे एक कैंडल, मिसाल के तौर पे ये अकेली कैंडल है। अब देखिए, इस अकेली कैंडल ने, जो रेड कैंडल है, या ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है या ब्लैक कलर की भी हो सकती है। अब इसने ये जो पहली कैंडल है, ये भी प्राइस ऊपर लेके जा रही है, ये वाली। दूसरी कैंडल भी प्राइस ऊपर लेके जा रही है, तीसरी कैंडल भी प्राइस ऊपर लेके जा रही है। लेकिन जो चौथी कैंडल है, ये प्राइस को ना ऊपर लेके जा रही है ना नीचे जाके जा रही है, बल्कि इसने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया है। तो इस चौथी कैंडल को हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये बेस कैंडल है। ठीक है, ये बेस बना रही है, अकेली कैंडल। हो सकता है इसके बाद आगे कुछ और कैंडल्स यहाँ पे इसके साथ मिल जाए बेस बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से मुख्तलिफ शक्लों की कैंडल्स हो सकती है ना, इस तरीके से। ये सारी देखें क्या बना रही है, बेस बना रही है कैंडल्स, इस तरह की। अच्छा, उसके बाद जब बेस बना के निकले, ठीक है, उसके बाद रैली हो जाए शुरू, कि फिर एक कैंडल ऊपर निकली, ठीक है, इस बेस से बाहर निकली, फिर और ऊपर, इस तरीके से। तो ये देखें कि क्या हुआ यहाँ पे, पहले बनी ये थी रैली, ये, उसके बाद देखें ये बना बेस, और फिर जब बेस टूटा ऊपर की तरफ, तो फिर रैली शुरू होगी। ये देखें, रैली बेस रैली। इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट में? रैली बेस रैली। ठीक है, और इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आर बी आर, रैली बेस रैली। ये कंसेप्ट समझ आ गया जी? एक तरह की मूवमेंट तो ये होगी। अब देखें यहाँ पे टोटल 4 मुख्तलिफ तरीके से कैंडल्स मूव करती हैं। पांचवी कोई तरीका नहीं है, पांचवी यानी के मूवमेंट नहीं है। एक तो ये हो गई। अब दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी ये हो सकती है कि पहले प्राइस नीचे से ऊपर गई, यानी रैली, उसके बाद फिर बेस बना, और बेस के बाद पहले ऊपर गई थी ना रैली, अब हम कहते हैं कि नहीं, ड्रॉप होगी। बेस के बाद प्राइस नीचे गिर गई, यानी ड्रॉप हो गई। ठीक है जी, उसको हम कैसे वेव बनाएंगे यहाँ पे कि ये प्राइस नीचे से ऊपर गई थी, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर जाते हुए रुकी रास्ते में। एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल्स उन्होंने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है, और उसके बाद जब बेस में से प्राइस निकली, तो नीचे जाना शुरू कर दिया, ये ड्रॉप होना शुरू हो गई। तो अब आप इसमें देखें कि ये पहले प्राइस नीचे से ऊपर गई थी, यानी रैली हुई थी, ये यहाँ पे बेस बना था, और फिर जब बेस में से प्राइस निकली है, तो इसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है, यानी कि प्राइस गिरना शुरू हो गई है। तो इसको हम कहेंगे पैटर्न को रैली बेस ड्रॉप, और इसको आप कह सकते हैं
शॉर्ट में आर फॉर रैली, बी फॉर बेस और डी फॉर ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप पैटर्न। ये दो पैटर्न हो गए। अच्छा जी, अब दो पैटर्न और रह गए हैं। ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं कि अब शुरू में हमने रैली लिखा है ना, फर्ज करें कि शुरू में प्राइस नीचे से ऊपर नहीं जा रही बल्कि ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, दो पैटर्न हो गए जो नीचे से ऊपर जाने वाले, और दो ही पैटर्न होंगे कि प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है। तो वो क्या सिचुएशन बनेगी, आप देखें कि यहाँ पे पहले ड्रॉप लिख दें रैली की जगह, ड्रॉप, प्राइस नीचे गिरी, उसके बाद उसने बेस बनाया रुकी प्राइस यानी कि नीचे गिरते हुए, और उसके बाद उसने दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, बेस बनाने के बाद या ऊपर जा सकती है रैली कर सकती है या ड्रॉप कर सकती है। तो पहले हम रैली लिख लेते हैं, रैली कि रुकी और फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो कुछ पैटर्न किस तरीके से बनेगा इसका, यहाँ पे आप देखें कि ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, ड्रॉप हो रही थी। ठीक है, ये कैंडल्स में तीन बना रहा हूं, इसमें एक कैंडल भी बड़ी हो सकती है, दो हो सकती हैं, चार पांच भी हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। वो जब हम लाइव चार्ट के ऊपर इसको देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी वहां पे। अच्छा, ये ड्रॉप हुआ जी, उसके बाद नीचे जाते हुए प्राइस रुकी। ठीक है, ये देखें अकेली कैंडल ने प्राइस को रोक दिया नीचे जाने से। ठीक है, ये जो कैंडल मैंने एक बनाई है, ये रेड कलर की है। आप देखें ये क्या बता रही है कि ये इसने प्राइस को ना नीचे ज्यादा जा रही है ना ऊपर गई है अकेली कैंडल, यानी कि ये इंडिकेशन आ गई कि इसने बेस बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है इसके बाद कुछ और कैंडल्स भी बन जाए बेस बनाने वाली इस तरीके से। ठीक है जी, हो सकता है ना बने, अकेली कैंडल ही रहे। अब देखें यहाँ पे मैंने दो या तीन कैंडल्स बना दी हैं जिन्होंने बेस बनाया। इसके बाद जब बेस टूटा तो बेस टूटने के बाद फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ जोर मारी, ये देखें ये रैली बनाना शुरू कर दी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि ये प्राइस ऊपर से नीचे ड्रॉप हुई थी पहले, फिर यहाँ पे ये बेस बना था, और फिर बेस जब टूटा तो ऊपर की तरफ प्राइस ने रैली करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखें प्राइस ऊपर गई है, ये प्राइस नीचे आई थी। तो इसको हम कहेंगे कौन सा पैटर्न जी, शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे डी यानी ड्रॉप के लिए, बी बेस के लिए, और आर डी बी आर, आर फॉर रैली के लिए। ठीक हो गया, ये तीसरा पैटर्न हो गया। अब एक पैटर्न रह गया है चौथा, कौन सा कि पहले ऊपर से प्राइस नीचे आए, बेस बने, बेस के बाद प्राइस रैली करने की बजाय, ऊपर जाने की बजाय नीचे ड्रॉप हो जाए। चौथा वही सीक्वेंस रह गया ना, पांचवा कोई बनता ही नहीं है। तो इसको हम ये देख लेते हैं कि ये ड्रॉप और आगे बेस, और उसके बाद फिर रैली बनने की बजाय ड्रॉप। ठीक है जी, किस तरीके से ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है जी, ड्रॉप, और रुकी प्राइस बीच में। ठीक है, ये बेस बनी, और बेस से जब निकली तो फिर प्राइस ने नीचे की तरफ ड्रॉप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, प्राइस पहले ड्रॉप हुई, ऊपर से नीचे गिरी, फिर रास्ते में रुकी थोड़ी देर के लिए यानी बेस बनाया, उसके बाद बेस को जब तोड़ा है नीचे की तरफ तो फिर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी है यानी फिर ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इसको हम पैटर्न को शॉर्ट में कहते हैं ड्रॉप यानी डी, बी फॉर बेस और डी फॉर ड्रॉप। तो ये चार मूवमेंट्स बनती हैं कैंडल्स की, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का जो कंसेप्ट हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इन चार मूवमेंट्स के ऊपर बेस करता है। तो वो कंसेप्ट समझने के लिए हमें इस चीज को रटा लगाना जरूरी है। आप यूं समझ लें कि ये एबीसी है सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट की। ठीक है जी,
क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता है मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में। तो अगर आपको ना समझ लगे तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपने ये याद करने की कोशिश कर लेनी है, 2-4 दफा आप लिखेंगे कागज के ऊपर पेंसिल से, तो आपको वो हमेशा के लिए कंसेप्ट याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसी चीज है जिसको आप जब चार्ट देखेंगे तो, बल्कि अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि इसी को हम, ये जो मैंने 4 मूवमेंट्स बनाई हैं, इसको हम चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि वहां पे हमें ये कैसे नजर आएगा, और यही आपका आज का होमवर्क भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लें जी, अभी मैं चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। ओके जी, ये है जी गोल्ड का चार्ट, कोई भी हो। ठीक है, चार्ट कोई भी हो, ये सारे का सारा जो नॉलेज है आप हर चार्ट के ऊपर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अहमियत हर जगह के ऊपर, हर चार्ट के ऊपर, हर पेयर के ऊपर एक जैसी होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ पेयर्स के ऊपर ये अच्छा काम करेगा, कुछ पेयर्स के ऊपर बुरा काम करेगा। ये इक्वली एक जैसा हर जगह पे काम करता है, हर जगह पे ट्रेडर इसी नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं। अब देखें, ये मैंने, चाहे आप 1 घंटे का चार्ट ओपन करें, चाहे आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करें, चाहे आप 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लें या 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लें, सप्लाई और डिमांड को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें तो कैंडल्स देखनी है ना, कि कहाँ पे कैंडल्स ने रैली की हुई है, कहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है और कहाँ पे बेस बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 15 मिनट की कैंडल्स ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमें ज्यादा आसानी से बात की समझ आ जाए। वैसे जरूरी नहीं है 15 मिनट, आप 1 घंटा भी ओपन कर लें, इसमें भी साफ नजर आ रहा है। 4 घंटा ओपन करेंगे उसमें भी नजर आएगा। अब आप देखें, बल्कि मैं पेन ले लेता हूँ, कि ये जितना चार्ट आपको नजर आ रहा है, तो इसमें, ओके जी, हम यहां से शुरू करते हैं, इस जगह से, नीचे से, यहाँ पे, यहां से आप देखें, इस जगह से लेफ्ट साइड से, ये यहां से प्राइस ऊपर गई जी, यहां तक, एक कैंडल और दो कैंडल, इन्होंने क्या किया, रैली। अब ये देखें, अकेली कैंडल बीच में बनी हुई है, ये वाली 1 घंटे वाली, इसने, अकेली कैंडल जो बीच में है, इसने क्या किया, इसने प्राइस को, जो पिछली 2 घंटे की दो कैंडल्स प्राइस को ऊपर लेके जा रही थी, तीसरी कैंडल ने उस प्राइस के ऊपर जाने के रिदम को, रफ्तार को रोक दिया। और ये अकेली कैंडल ये बता रही है कि प्राइस इस कैंडल में ना ऊपर गई है ना नीचे गई है। तो इसने क्या बना दिया, अकेली कैंडल ने यहाँ पे बेस बना दिया, इस अकेली कैंडल ने। उसके बाद अकेली एक कैंडल देखें, इसने फिर यहां से ऊपर की तरफ कितनी बड़ी रैली की है, अकेली कैंडल ने। फिर यहाँ पे बीच में देखें, ये वाली जो कैंडल थी अकेली, इसने, अकेली ने बेस बना दिया। फिर उसके बाद अकेली कैंडल देखें कितनी बड़ी ऊपर गई है, इसने बेस बना दिया। फिर आगे इन दो कैंडल्स ने बेस बनाया। ठीक है, सॉरी, ये पिछली कैंडल ने रैली की थी, मैं बेस गलत लिख गया हूँ, ये बेस दो कैंडल ने बनाया। फिर ये अकेली कैंडल ऊपर गई है, इसने रैली कर दी। और फिर ये देखें यहाँ पे, ये इतनी कैंडल्स ने बेस बनाया। उसके बाद ये इतनी कैंडल्स ने ये ड्रॉप किया, और ये एक कैंडल ने बीच में बेस बनाया। और फिर ये दो कैंडल्स ने या एक कैंडल ने ड्रॉप किया, और फिर ये यहाँ पे बेस बना देखें। और फिर एक और दो कैंडल्स ने रैली की। ठीक है, और यहाँ पे ये बेस बना। और बल्कि ये सारा ही बेस कर लें आप, चलें। ठीक है जी, आपको कंसेप्ट की समझ आ गई है। ठीक है, तो इसको हम फाइन डिटेल में, अब देखें, ये यहाँ से ये रैली, ये बेस, और ये फिर रैली, ये बेस। ठीक है, ये अकेली कैंडल ने देखें ड्रॉप किया है, और ये अकेली कैंडल ने बेस बनाया है। फिर ये रैली हुई है 3 कैंडल्स की छोटी सी। ठीक है, फिर ये देखें यहाँ पे बेस बना है ऊपर, और फिर ये प्राइस नीचे ड्रॉप हुई है, ये देखें, ये बेस बना है, फिर ये प्राइस ड्रॉप हुई है। तो इस तरीके से आपने, चार्ट कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, अब ये आखिरी, आखिर में हम देखते हैं जरा, इसको मैं, ये ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। ये अब आखिर में आ जाए, ठीक है, आखिरी वेव को।
कि इसमें आप देखें कितनी जबरदस्त जो है। मैं क्या करूंगा कि मैं लाइन लगा के और उसके ऊपर सिर्फ लिखूंगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। अब देखें यहां से, इस जगह से लेके यहां तक ये प्राइस हुई है जी ड्रॉप, ये बनी है जी बेस, और ये दो कैंडल्स ने ये प्राइस को दिया है ड्रॉप। ठीक है, फिर यहाँ पे दो और कैंडल्स मिली तीसरी के साथ, तो ये बेस बन गई। फिर अकेली कैंडल ने देखें ये ड्रॉप किया नीचे, और फिर ये देखें तीन चार कैंडल्स ने मिलके यहाँ पे बेस बनाया, और फिर ये देखें कितनी बड़ी दो कैंडल्स ने ये दी रैली, अकेली कैंडल ने बनाया बेस, फिर दो कैंडल ने देखें कितनी बड़ी रैली बनाई, और फिर ये इन दो कैंडल्स ने मिलके बनाया बेस, और फिर अकेली कैंडल ने ये दी रैली, और फिर ये दो कैंडल्स ने यहाँ पे टॉप पे बनाया बेस, और उसके बाद आप शुरू, कौन सा मूवमेंट शुरू हो गया देखें आप, अभी लाइव चल रही है, और अभी ये ड्रॉप शुरू हो गया हुआ है। अब हमें नहीं पता ये ड्रॉप कहाँ तक चलेगा, ठीक है जी, और बेस कहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से आपने अपने चार्ट के ऊपर ये जो पैटर्न्स हैं, रैली, ड्रॉप, बेस, ठीक है, ये जो चार मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स हैं, इनको आपने अप्लाई करना है ताकि आपको समझ आए। पहले इसको समझना है कागज पेंसिल पे लिख के, पेंसिल से कागज पे लिख के, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद हो जाए, समझ आ जाए। उसके बाद इसको आपने अपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। और याद रखें, जो कल का हमारा सेशन अगला होगा उसमें मैं आपको इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करके डिमांड और सप्लाई जोन्स बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है जी, जब हम कल के सेशन में इंशाल्लाह डिमांड और सप्लाई जोन बनाना सीख लेंगे, उसके बाद एक सेशन में करूंगा जो मैंने आपसे आज बात की थी ना, कि जो स्मार्ट मनी वाले ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजेंटल लेवल्स को, के नॉलेज को अप्लाई करते हैं, किसके साथ, चैनल के साथ, और उसके साथ उसी में तीसरा नॉलेज वो अप्लाई करते हैं, ये सप्लाई और डिमांड जोन्स बनाते हैं, और साथ वो फिर जो है वो न्यूज़ को भी वॉच फॉलो करते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, सप्लाई और डिमांड के जोन्स भी, चैनल फॉर्मेशन भी, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजेंटल लेवल भी, एक सेशन मेरा होगा अगला, कल या कल तो नहीं, खैर जो परसों होगा, वो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें पूरा सेशन जो हमारा हो वो ये सारे टेक्निकल नॉलेजेस को कम्बिनेशन में हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक सेशन हमारा होगा कि ट्रेड लेने से पहले कुछ कंफर्मेशन भी हमें चाहिए होती है। ठीक है, एक कंफर्मेशन सिग्नल्स होते हैं कि यह, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग अब ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं यहाँ से, अब हमें भी ट्रेड ले लेनी चाहिए। तो वो भी एक टॉपिक है, वो भी कवर होगा। उसके बाद जो हमारा मनी मैनेजमेंट है और न्यूज़ का नॉलेज है, ठीक है, वो भी हमारा एक चैप्टर, एक टॉपिक वो भी होगा एक सेशन का इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से जी आज का यहाँ तक ही सेशन। अब बल्कि एक सेकंड, अब देखें कि मैंने ये जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये है 1 घंटे वाला। आप 4 घंटे वाला चार्ट भी ओपन करेंगे तो वहां पे भी आपको यही नजर आएंगी। ठीक है, देखें पैटर्न यही है। आप देख रहे हैं कितने क्लियर हो गए हैं। आप 1 डे का चार्ट ओपन कर लेंगे तो यही ड्रॉप, बेस, रैली हर जगह के ऊपर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो चाहे आप 1 मिनट का चार्ट ओपन ओपन कर लें, उसमें भी पैटर्न आपको यही चार ही नजर आएंगे, ये देखें। ठीक है, ये 1 मिनट वाला है। तो इसलिए आपने इसकी करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है आपको। आपका ये कंसेप्ट जो भी आपको समझ आया ना, जितना भी, ये भी आपका आप भूल जाएंगे। चलें जी, अब आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं जी।